बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 3 एंड सीजन नंबर 3 क्लास 9 बायोलॉजी। न्यू सिलेबस सीजन थोड़ा ठीक कर लेते हैं और टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। क्लास जो है वो आज की हो चुकी है बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मुझे दोबारा से नए सिरे से करना पड़ रहा है। इससे पहले केमिस्ट्री की क्लास जो है वो हो रही थी, वो भी साथ में रिकॉर्ड कर दी मैंने। तो भाई टॉपिक जो था बेटा आज का वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्रीवियस हमारा एपिसोड था वो हमारे पास 2 था। मेक श्योर करें कि वो एपिसोड 2 जो है वो कवर करें, फिर आप इसके ऊपर आए, फिर आपको बेटर समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि किसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, उसका नाम था एनिमल सेल, राइट। तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल में जो बाहर की तरफ वॉल है, सबसे बाहर की तरफ वॉल, उसका नाम ही क्या होता है? उसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात? या सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको एंड पे जाके इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो भी बता दूंगा कि क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन। यहां पे ऐसे लिखो जरा, थिन एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ, थिन एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, थिन एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। उसको हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इन प्लांट सेल, बट सॉरी यार गलत हो जा रहा है, बट इन प्लांट सेल, it is covered by cell wall। मैंने कोई रट्टा नहीं लगा के दिया आपको, मैंने सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था उसको कनेक्ट करते हुए इसकी डेफिनेशन बना के दी है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में बाहर की तरफ आपको एक सेल वॉल नजर आती है। फिर मैंने उसकी वॉल भी पढ़ाई थी, प्राइमरी वॉल, मिडल लेवल, सेकेंडरी वॉल वगैरह। उसकी मैंने अरेंजमेंट्स भी बताई थी, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, जिसमें मिडल आ रही थी, प्राइमरी आ रही थी, सेकेंडरी आ रही थी। और अगर हम बात करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, तो वो कौन सी आ रही थी? वो आपके पास आ रही थी सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडल। अब ये जो रेड के साथ मैंने यहाँ पे बना के दी है, दिस इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर की तरफ जो वॉल है उसको नाम क्या दिया मैंने? सेल वॉल का नाम दिया। अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो इसकी जो कंपोजिशन है बेटा, ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये बेटा मिलकर बनी होती है लिपिड से मिलकर बनी होती है। और ये किससे मिलकर बनी है? ये अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये उससे मिलकर बनी होती है। कुछ बुक्स के अंदर ये मेंशन है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें 40% जो है वो ऑलमोस्ट 40% के करीब जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, 60% के करीब जो होती हैं वो लिपिड्स होती हैं। बट जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट और नई रिसर्च जो पेपर है उनको चेक करो, तो उन्होंने 50-50 लिख रखा है। तो मैं ये भी कहूंगा कि 50-50 भी ठीक नहीं है, आप ये भी कह सकते हो प्रोटीन भी 50 है, लिपिड भी 50% होता है। क्लियर होगी बात क्या था? अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखें तो ये कैसी आपको नजर आती है? मुझे पहले तो ये बताओ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या एक सेल स्ट्रक्चर है या सेल ऑर्गेनेली है? पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये सेल स्ट्रक्चर है या फिर सेल ऑर्गेनेली है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, एपिसोड देखो, और इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो। और बाकी तमाम लेक्चर्स जो हैं तमाम सब्जेक्ट्स के भी सब्सक्रिप्शन लो, पेपर्स वगैरह दो, हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाओ। नीचे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भी मैंने ऐड किया हुआ है, उसके ऊपर ज्वाइन करो। सही है, शाबाश, जल्दी करो। सही है, अच्छा जी। अब बाकी डोंट वरी, लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे, पूरी सीरीज होगी, घबराने की बात नहीं। बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, मेरे पास है, घबरा गए थे लास्ट टाइम, सर पता नहीं वहीं पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फ्री में पढ़ी हुई है, वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेपर्स जो हैं वो 2 आ गए हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पास आ गई लिपिड की एक लेयर। अब लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स आपको इस तरह से दिखते हैं ना, इनको कहते हैं फास्फोलिपिड्स। खैर आप बस इतना याद रखो कि ये आ गई लिपिड की लेयर आ गई।
समझ आ गई बात। दिस इज अ लिपिड लेयर, ये लिपिड की आ गई एक लेयर और ये आ गई लिपिड की दूसरी लेयर। तो लिपिड की कितनी लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं? लिपिड की 2 लेयर्स जो है वो आपको नजर आ रही हैं। तो अगर लिपिड की 2 लेयर्स हैं तो हम इसको क्या नाम देंगे? वी कॉल्ड इट बायलिपिड्स। तो लिपिड की 2 लेयर्स है ना, नजर आ रही हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे बेटा जी, लिपिड की 2 लेयर्स हैं तो लिपिड की 1 लेयर और लिपिड की 2 लेयर, तो मैं इसको कहूंगा बाय लेयर। बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, किस चीज की बाय लेयर है? लिपिड्स की बाय लेयर है। फिर उसके दरमियान अगर हम बात करें तो उसके दरमियान यहां पे ये आपको किस चीज के मॉलिक्यूल्स जो है वो नजर आ रहे हैं? ये प्रोटीन्स जो है ये उसके मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, सही है। ये किस चीज के मॉलिक्यूल्स हैं? ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपको डायग्राम जो है ये आपने इसी तरह से पेपर के अंदर बना के आनी है, वरना आपके जो नंबर होंगे वो कट जाएंगे, पूरे नंबर नहीं आएंगे। देखो मैं कितनी आसान डायग्राम जो है वो आपके लिए बना के दे रहा हूँ। सो ये लिपिड का जो मॉडल आपको दिखा रहा हूँ, इस मॉडल को मतलब जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखे ना इस वाली लाइन को, तो हमें ये कुछ ऐसी दिखाई दी। और ये जो मॉडल है इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस मॉडल को नाम क्या दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। जो कि लिखना है तो लिख लो, वरना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1972 के अंदर सैंगर और निकलसन जो है, निकोलस जो सन है, इन्होंने 2 बंदे थे, इन्होंने ये मॉडल दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ध्यान से लिखनी है। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि सेल मेम्ब्रेन, तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल मेम्ब्रेन consist of लिपिड बाइलेयर। देखो जो मैंने बनाया वही मैंने लिखा। सेल मेम्ब्रेन किस चीज पर मुश्तमिल है? देखो लिपिड की 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, तो मैंने लिखा सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। और इन दोनों लिपिड बाइलेयर के दरमियान में अगर देखो तो क्या चीज मॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके दरमियान में है। मैं अभी बेस बना रहा हूं, सबर रखो। एंड प्रोटीन molecules are embedded between them। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके दरमियान में क्या है? वो एम्बेडेड हैं, फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन कह लो आप इसकी, सही है। अच्छा जी, अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया? देखो फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड चीज, मोज़ेक कहते हैं धब्बों को जो तुम लोग लगवा के आते हो कपड़ों के ऊपर और मम्मी से करवाते हो पटाई अपनी, है ना, धुलाई साबुन से या थप्पड़ों से। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या बन गया? मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्हें नजर आया कि एक क्या है? एक फ्लूइड नजर आया, एक समुद्र नजर आया, और उस समुद्र के अंदर इन्हें कुछ धब्बे नजर आए, और वो जो धब्बे थे वो प्रोटीन के थे। जैसे पानी का, नहर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, उसके अंदर आप एक लकड़ी का बॉक्स फेंक देते हो, वो लकड़ी का बॉक्स उसके ऊपर क्या करेगा? वो फ्लॉट करेगा, तैरेगा ना। तो इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नजर आई, जिसमें लिपिड के क्या थे? एक समुद्र था लिपिड का, और उसके अंदर कहीं पे क्या नजर आई? प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए नजर आए। तो इसलिए उन्होंने यहां पर कहा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दे दिया गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें फ्लूइड की तरह नजर आई, जिसमें मोज़ेक किस चीज के थे? प्रोटीन के मोज़ेक हमें नजर में आ गए। अब लेट्स सपोज दैट अगर मैं इसको कट करता हूं 2 हिस्सों में, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो मुझे बताओ क्या इसकी कटिंग जो है वो सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल का मतलब बराबर कटिंग। तो अगर आप गौर से देखो, अगर मैं इसको दरमियान से काटूं तो जो लिपिड की लेयर है वो तो इक्वली डिवाइड हो गई, ऊपर और नीचे एक लेयर आ गई। लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल देखो, कहीं पे कम आ गया, कहीं पे ज्यादा आया। मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो कटिंग है वो क्या होगी? वो होगी अनसिमेट्रिकल कटिंग होगी। अनसिमेट्रिकल कटिंग का मतलब यही होता है। क्लियर होगी बात? अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड है, सेल के बाहर, और ये सेल के अंदर। बाहर वाली साइड को नाम देंगे एक्सटीरियर साइड, एक्सटीरियर ऑफ सेल, और अंदर वाली साइड को हम नाम देंगे इंटीरियर ऑफ सेल। अंदर वाली साइड को क्या नाम देंगे? इंटीरियर ऑफ सेल। तो आपने ये बात याद रखना है कि जो हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल, दूसरे को आप नाम क्या देते हो? प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हो। ये एमसीक्यूज है, ये जरूर याद रखिएगा। आपने ये एमसीक्यूज में याद रखना है, पेपर में आएगा आपके, कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ना एक खास किस्म का लिपिड होता है जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ना ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है? ये एब्सेंट होता है।
तो एक तो एमसीक्यू ये बनेगा कोलेस्ट्रॉल किस में एब्सेंट होता है, तो आपने कहना है प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा एमसीक्यू ये बनेगा कि कोलेस्ट्रॉल कहां पर होता है, तो आपने कहना है कि ये किस साइड के ऊपर होता है, एक्सटीरियर ऑफ सेल की तरफ कि इंटीरियर ऑफ सेल की तरफ, तो आपने कहना है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इंटीरियर ऑफ सेल की तरफ, सेल का जो अंदरून होता है, इंटीरियर रीजन होता है, उस तरफ हमें इसका मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो इसको हम नाम देंगे इट इज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ सेल, किसको हमने नाम दिया कोलेस्ट्रॉल को। फिर जो आपके पास बेटा जी ग्लूकोज होता है जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन होती हैं, ये दोनों मिलते हैं तो इनके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। इसी तरह से ग्लूकोज है और लिपिड है, इन दोनों के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप क्या नाम दोगे, जिसको आप नाम दोगे ग्लाइकोलिपिड का। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगे वो कहां पर होंगे, तो आपने कहना है कि जो सेल की बाहर वाली साइड होती है यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स ये कहां पर होंगे, सेल के एक्सटीरियर वाली साइड के ऊपर। और जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल किस तरफ होंगे, इंटीरियर साइड के ऊपर। समझ में आ गई बात। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, सिर्फ ध्यान रखो। अभी अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में, साइटोस्केलेटन का मतलब माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में है। तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो आपने याद रखना है ये किस तरफ होती हैं, तो आपने कहना है कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल के इंटीरियर की तरफ होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। किस तरफ होती हैं, इंटीरियर की तरफ होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के माइक्रोफिलामेंट, आपने कहना माइक्रोफिलामेंट होते हैं इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं। अब बेटा जो हमारे पास एक तो ये मेम्ब्रेन होगी जो सेल के बाहर की तरफ मौजूद होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के गिर्द भी दो होती हैं, लाइसोसोम के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के गिर्द भी तो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, वैक्यूल के गिर्द भी तो मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती हैं या जो न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी कंपोजिशन भी यही चीज होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनके मेम्ब्रेन को भी क्या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तो अब मैं आपको आंसर दूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा था। अगर आप सेल की सिर्फ बाहर वाली मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अगर आप सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की कलेक्टिवली बात कर रहे हो, मतलब सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन या सेल की बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिस है, तमाम ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स को जब आप कलेक्टिवली बात करते हो तो फिर आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन्स होंगे। मतलब पूरे सेल की बाहर या अंदर की तरफ जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, और अगर सिर्फ बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात करोगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने कवर अप कर ली, सही है। आज खैर आज का जो दिन है वो वाला दिन है जब हम पाकिस्तान जो है वो मैच हार चुका है इंडिया से कल। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुए। उसकी एक वजह ये भी थी कि बच्चे जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी थे और ट्रोल भी कर रहे थे। तो मैं आप यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, जितने आप बड़े ओहदे के ऊपर होते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। सो आपको किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो काम है वो है खेलना और दैट्स इट। आपका काम है स्टडी करना, तो आप अपनी स्टडी करो। उन्होंने जो करना था वो कर लिया। कल जो उन्हें पढ़ने थे फटके पढ़ने थे पढ़ गए। मैं आपको पता है ना, ऑलवेज सपोर्ट करता हूँ किसको, विराट कोहली को। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट द पर्सन दैट द गाय परफॉर्म व्हेन द टीम्स नीड। मतलब जब सब आउट हो रहे होंगे, सब मुश्किल कंडीशन में होंगे, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, वहां पे वो बंदा जाके क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा और वो शो करेगा कि ही इज द बेस्ट वन राइट नाउ। अभी भी वो बेस्ट है। यही हुआ कल भी। आप लोग उठा के देख लीजिए स्टैट सबके, पता नहीं 70-80 गेंद खेल के 40 के करीब स्कोर बनाया था या 46 स्कोर बनाया था रिजवान ने। इस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो बड़े स्लो खेलते रहे और उसी बीच के ऊपर वो बंदा खेला और उसने सेंचुरी स्कोर कर दी है, विद इन रन बॉल के अंदर स्कोर की थी और अपने टीम को वो जो है वो जिता के ले गया। तो यही चीज होती है, ये क्वालिटीज होती हैं। अब इससे आपके लिए क्या नतीजा है? आपके लिए नतीजा ये है कि आप बिल्कुल शांत रहें, स्मूथ रहें, स्टडी करते रहें। जब गेम आए बड़ी तो उस बड़ी गेम के अंदर परफॉर्म करें। आप लोग पता क्या करते हो, किसी ने थोड़ा सा बोल दिया आपको तो आप गुस्से में आ जाते हैं और फौरी तौर पर जो है वो उसको ऑपोजिट बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। जो भी आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है तो आप खामोश, बिल्कुल खामोश रहिए, स्मूथ रहिए, काम रहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब बड़ी गेम आएगी, जब बड़ा रिजल्ट आएगा, जब बड़े पोस्ट आप लोग निकालोगे, अपने सीट निकालोगे,
उस वक्त उन सबको जो है वो जवाब मिल जाएगा। सही है, तो जिस तरह से वो उसने साबित किया खुद को, तो आप लोगों का भी टाइम है, आप लोग अपने डोमेन के अंदर खुद को साबित करो। वो लोग साबित कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने डोमेन के अंदर साबित करो। समझ में आ गई बात? सो जस्ट कीप रिलैक्स एंड watch this lecture and share this lecture, like this lectures and subscribe this channel। एंड मैंने आपको सब्सक्रिप्शन और क्लास के बारे में सारे डिटेल्स बता दी हैं। हमारा जो नया बैच है वो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, और सॉरी मार्च में स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मार्च से आपकी जो क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट जो बैच नंबर 3 होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इस स्लॉट्स में चाहिए, इस बैच में स्लॉट्स चाहिए, तो जल्दी से आपने क्या कर लेना है, आपने से सब्सक्रिप्शन गॉट कर लेनी है, हासिल कर लेनी है। इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लो। आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे उनके बाद टीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस होंगी रेगुलरली। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।